आप अगर 20 गाय पाल रहे हैं तो मेरा पिछले 13-14 सालों का अनुभव है कि 7-8 लाख रुपया आप गोबर से निकाल सकते हैं साल का प्रॉफिट। दोस्तों नमस्कार, यूनिक फार्मिंग एडेज के कौन नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम ब्रजेश जी के डेयरी फार्म पे आए हैं और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि आप डेयरी फार्म अगर करते हैं तो डेयरी फार्म से एक्स्ट्रा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। आप डेयरी से तो जो दूध बेच कर कमाइएगा, उसके साथ आप उसका गोबर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, गोबर से बायोगैस कैसे बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है और सर यहाँ पे बना रहे हैं और अपने ही कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डेयरी पे एक बेहतर लेवल पे जानकारी आपको हम देने वाले हैं, तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे किसान के लिए एक छोटा सा परिचय आपका हो जाए पहले। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे इस फार्म पे जी मेरा नाम ब्रजेश कुमार हुआ और ये आदर्श गौशाला है जी और ये बेसिकली बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के गढ़पुरा ब्लॉक के कोड़े गांव में अवस्थित है। जी किसान भाइयों, जैसे कि हम अगर ब्रजेश जी के बारे में बात करें तो सर आप प्रधानमंत्री जी से भी मतलब कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात किए थे। दुग्ध संघ बरौनी के मंच से एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का देश में पहली बार वो इनॉग्रेशन होना था। सितंबर 2020 का समय था, मिड कोरोना का पीरियड चल रहा था, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसका इनॉग्रेशन था और उसी में माननीय प्रधानमंत्री को फार्मर्स से भी बात करना था। तो उसी कड़ी में हमारी बात हुई थी माननीय प्रधानमंत्री से। लगभग 10 मिनट का वो वार्ता रही थी, लेकिन उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी पे बात हुई नहीं। बेसिकली डेयरी फार्मिंग और उसके एक्सेप्टेंस, सोशल एक्सेप्टेंस और इकोनॉमिकल वायबिलिटी क्या है, कैसे करते हैं इसको लेके और क्या सोशली रेपुटेशन इम्पैक्ट हैं कैटल फार्मिंग को लेके, लोगों के जहन में क्या बातें चल रही हैं, इस तरफ टर्नअप हो गई थी बातें। अच्छा संवाद रहा था। ओके, और अभी सर आपके हम डेयरी फार्म पे आए हुए हैं और यहाँ पे डेयरी कब से चला रहे हैं आप लगभग? डेयरी तो जून 2013 से ही चला रहे हैं। ये 20 गाय का डेयरी फार्म हमने शुरू किया था। बिहार सरकार की एक योजना है समग्र गौ विकास योजना, उसके अंतर्गत 20 गायों का डेयरी फार्म हमने शुरू किया था भारतीय स्टेट बैंक से लोन लेके। बाद में इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीज़ें ऐड होती चली गई, कुछ चीज़ें अलग होती चली गई और तब से आज तक चल रहा है। ठीक है, तो सर फार्म में चलते हुए बात करें सर आइए। ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हम जैसे कि सर के फार्म में आ रहे हैं और स्टार्टिंग ही इधर बछिया ही देख रहे हैं हम। सर जो भी पशु आपके पास लगभग देख रहे हैं क्रॉस ब्रीड में और कहीं ना कहीं कुछ देसी साहिवाल में भी पशु आप रखे हुए हैं। दो तरह की चीज़ें हैं। एक क्या है कि थोड़ा सा मेरा फार्म जो है वो एक तो पहली बेसिक चीज़ है कि आपको मैं बताऊं कि मैं डेयरी फार्मिंग सिर्फ दूध उत्पादन के लिए नहीं करता हूँ। ये एक मॉडल फार्म भी है इस सेंस में कि एक जो आम फार्मर हैं, दो तरह के फार्मर्स हैं। एक हैं जिसको आप डेयरी फार्मर कह सकते हैं और दूसरा है कि एक पशुपालक किसान है। तो हम एक तरह से आप कह सकते हैं कि किसानों के प्रतिनिधि हैं। चूँकि यहाँ दूध संघ बरौनी के माध्यम से माइक्रो ट्रेनिंग सेंटर चलता है एनडीडीबी के गाइडलाइन में। हमारे यहाँ दूध समितियाँ भी चलती हैं बरौनी डेयरी के, और भी विभिन्न संस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना, किसान पाठशाला, तो ढेर सारे रिसोर्सेज के फार्मर्स भी यहाँ आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दो तरह की चीज़ें, मैं ये नहीं कहता कि आधुनिक डेयरी पालन खराब बातें हैं, लेकिन जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है डेयरी के शेड का, आप जब यहाँ खड़ा हैं तो आप देखिए कि यहाँ किसी 12 महीने कभी भी फार्म फैन की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल, इतनी शानदार हवा आ रही है। हम देख रहे हैं कि आपके शेड का हाइट ज्यादा ऊंचा नहीं है, फिर भी इसमें गर्मी महसूस नहीं हो रहा है। गर्मी कभी नहीं महसूस होती। आज देखिए कि टेम्परेचर कितना हार्ड है, आप दिखाइए कि धूप में कितनी कड़क है, लेकिन पशु मौज में यहाँ रहती हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं कि मिनिमम कॉस्ट, सामने हमने ओपन शेड आप दिखा सकते हैं कि इसमें जो शेड है ओपन, इसमें गाय खुली रहती है, तो फूस का शेड है। बिल्कुल। तो मिनिमम रिसोर्सेस में क्या कर सकते हैं, अपनी जो गाय हैं वहां से क्या कर सकते हैं। हम जब गाय शुरू किए थे तो 10-12 लीटर की गायों से शुरू किए थे। अभी हमारे पास 26 लीटर तक की मैक्सिमम दूध देने वाली क्षमता की गाय है। दूसरा क्या है कि अलग अलग संस्थान जैसे बरौनी डेयरी, एनडीडीबी, एनडीआरआई करनाल, फलाना, सबके जो कुछ रिसर्च वाली बातें हैं तो वो लोग भी यहाँ आते हैं। जैसे आगे आप देखेंगे तो हमारी एक बछौर की गाय है, उसको एम्ब्रियो कराया गया था जेके ट्रस्ट से। वो हुआ नहीं एक्चुअल में, मतलब आप कह सकते हैं कि सक्सेस नहीं रहा, लेकिन वो रिस्क हमने लिया। तब जेके ट्रस्ट से 30,000 रुपये की वो पॉलिसी थी
और उसको एम्ब्रियो कराया गया। इसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ बछौर के भी, शुद्ध बछौर की भी बछिया है, बछौर से साहिवाल के क्रॉस की भी बछिया है, गिर क्रॉस की भी बछिया है, जर्सी क्रॉस भी है। तो इस तरह से और शुद्ध एचएफ की भी गायें हैं। कहने का मतलब ये है, मोटिव ये है कि हम कैसे आम किसान सरवाइव करें, मिनिमम कॉस्ट में क्या हो सकता है, लागत कम मुनाफा ज़्यादा कैसे हो सकता है, इस प्रोसेस पे हम प्रयास करते हैं कि गायों का पालन हो सके। ठीक है। यहाँ पे हम देखें कि आप डेयरी फार्म भी सर चला रहे हैं, थोड़ा सा आपका बायोगैस का भी एक छोटा सा आप सेटअप लगाए हुए। बिल्कुल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा यूनिक हमें लगा कि आपका जो भी स्टाफ का खर्चा होता है गैस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसी गैस से काम चल मेरा जाता है। जो स्टाफ यहाँ रहते हैं गाय पालन में, उनका भोजन का और हमारे ऑफिस का चाय नाश्ता जो भी है वो सारा चीज़ गोबर गैस से निकल जाता है। गोबर गैस का एक प्लांट, 2 प्लांट है हमारे पास। एक सिंटेक्स का पहले था 2 घन मीटर का, तो अभी बंद पड़ा हुआ है। अभी ये एनडीडीबी के योजना से ये पोर्टेबल बायोगैस प्लांट है। तो इसका क्या है कि अच्छा काम करता है ये। और हमारे दुग्ध संघ बरौनी, पुनः वो वही बात है कि हमारे दुग्ध संघ बरौनी से ये मात्र 5,000 रुपया में यहाँ पे हजारों किसानों को लगा है हमारे। अच्छा जी, मात्र 5,000 खर्च में? 5,000 रुपये में। इसका एक्चुअल मार्केट कॉस्ट तो 40,000 रुपया है, लेकिन दुग्ध संघ बरौनी के माध्यम से 5,000 रुपया में किसानों को लगा है। और ये इसमें मजे की बात है कि 20 साल के वारंटी सर्विस में है। क्या बात? 20 साल में इसमें कोई भी इशू आएगी तो वो कंपनी आके इसको मेंटेनेंस करती रहती है। और आपने जो लगाया है ये मतलब कितने, अगर बात कीजिए कि कितना कैपेसिटी इसमें बन जाता है, गैस कितना? 2 घन मीटर का है। अब एक्चुअल तो कितना गैस जनरेट होता है मुझे नहीं पता, लेकिन 3-4 लोगों का आराम से खाना, गायों के लिए दवाई के लिए पानी, या इस तरह के मिल्किंग मशीन के लिए कुछ पानी की जरूरत हो, इस तरह के पानी गर्म करना, ऑफिस के लिए चाय देना, नाश्ता देना, ये सब काम हो जाता है। मतलब आप मान के चलो कि 6-7 लोगों की फैमिली का आराम से खाना इस गोबर गैस प्लांट से। हमारे पास तो सरप्लस गोबर है, सारा गोबर तो उसमें जाता नहीं है, लेकिन आप एक रेंडमली मान लो कि उसमें 100 से 125 किलो, 100 किलो के आसपास रोज का गोबर डालना है और आपको 5-6 आदमी का खाना आसानी से बन जाएगा। तो इस टैंक में लाकर के सर गोबर बेसिकली इसमें हम लोग प्रतिदिन 100 किलो गोबर डालते हैं जी। और ये घोलने के लिए दिया गया है, वो उसी सेट में ही ये आया था। तो अभी तो इसमें पानी गोबर कम है, इसमें गोबर डालेंगे और यहाँ इसको ना इस छेद को ढक के रखते हैं ईंट डाल के। ये वाला जो पार्ट है तो इसको मोड़ के यहाँ दे के ढक के रखते हैं और फिर क्या करते हैं कि इसको ईंट को हटा लिए, जब घुल गया पूरा तो ईंट को हटा लिए तो इस छेद से ये इसमें चला जाता है, ये चला जाता है। और जितना फिर यहाँ से इसमें गया और गैस बनी, वो थोड़ा सा वेट के लिए दिया हुआ है कि गैस इससे निकले जी, इसलिए वो दाब के और फिर इधर से नित्य प्रतिदिन आप देखेंगे ये सैलरी के रूप में निकल रहा है। इसका जो खाद बनता है वो बनिस्पत जो हमारा गोबर रखा हुआ है उसके कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी खाद बनती है। अच्छा जी। आप यहाँ पे जैसे वर्मिंग कंपोस्ट भी बनाते हैं, लेकिन ये जो मटेरियल निकलता ये प्रीमियम क्वालिटी का वर्मिंग कंपोस्ट होता है। क्योंकि केचुआ इसको आसानी से खाते हैं, 100% इसको खा जाते हैं। बाकी गोबर में कहीं कचरा है, कुछ है, या उसमें गैस जो है ग्रीन हाउस गैसेस गोबर में तो सबसे ज्यादा हैं, तो वो गैस रहने के कारण केचुआ आसानी से उसको नहीं खा पाते हैं। लेकिन इसका गैस सब निकल चुका है तो उसको केचुआ आसानी से खाते हैं। अब गैस लेना हो तो यहाँ से इसको भाल्व को सीधा करते हैं, ये सीधा किए, अब यहाँ से गैस आना शुरू हो गया। अच्छा, ये पाइप द्वारा यहाँ से देख रहे हैं कि झोपड़ी में गैस जाना चालू हो गया। हाँ जी, और यहाँ गैस आना शुरू हो गया। अब इसको यहाँ पे ना जी, और यहाँ पे देख रहे हैं कि चूल्हा रखा गया, लाइटर, ठीक है, इसको यहाँ पे और यहाँ से करके चालू कर सकते हैं। क्या बात, ये चालू कर देंगे। और ये गोबर से बना अपना गैस है, कोई एलपीजी की जरूरत नहीं है, कोई गैस की जरूरत नहीं है। नहीं, मतलब ये अपना गोबर गैस से ही चल रहा है। देख लीजिए आप डबल पे, बिल्कुल और अच्छे फ्लेम के साथ गैस देता है। मतलब 5-6 परिवारों का थी ना आपको ईरान जाना है ना रसिया जाना है। जी, ये चलता रहेगा, ना गैस के लाइन लगने हैं। बिल्कुल। तो इस तरह। अच्छा, इसमें वो एक्सीडेंटल वाला हेडेक भी नहीं है कि आपका गैस लीक हो गया, ब्रस्ट हो गया, आग लग गया, तो इस तरह के वो भी मतलब समस्या नहीं है। ये भी समस्या, सिलेंडर फटने का समस्या नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और ये बात कीजिए कि अगर ऐसे अगर किसान भाई के पास बताना चाहेंगे, कितने किसान भाई अगर गाय रखते हैं तो उनके घर का खाना बन जाएगा गैस से?
2-3 गाय में आराम से हो जाएगा। 2-3 गायों के गोबर से हो 2-3 जाएगा, आराम से। ठीक है। और कुछ हम देख रहे हैं कि आप अपने गोबर का इस्तेमाल वर्मिंग कंपोस्ट बनाने में भी कर रहे हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा उधर भी चलते हैं और किसानों को बताते हैं कैसे तैयार होता है सर। चलिए। तो सर यहाँ से जो बात किया जाए कि कहीं ना कहीं ये वर्मिंग कंपोस्ट का एरिया तैयार होता है, ठीक है। हाँ। और यहाँ भी अभी देख रहे हैं कि गोबर इसमें रखे हैं सर। ये ऑलमोस्ट तैयार है, 60% ये तैयार है खाद जी, ठीक है। अच्छा जी, हाँ, मतलब 60% ये तैयार है। हाँ, ये केचुआ इसको खाया है। ये देखिए केचुआ दिख रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए केचुआ है। यही खा के, और सिंपल सी टेक्नोलॉजी है। यहाँ देखिए आप केचुआ की बिल्कुल मात्रा। बिल्कुल, यहाँ पे केचुआ, जितने भी केचुआ मेरे ख्याल से नीचे ही मिलते हैं, ऊपर हाँ, बहुत कम मिलता नहीं है। वो लाइट सेंसिटिव होता है और साउंड सेंसिटिव होता है। जी, तो केचुआ इसको खा के, और फिर जो आप समझिए एक तरह से मल करते हैं, इसको डिकम्पोज का एक प्रोसेस ये हो गया। जी। और जो वो मल किए, जी। लेट्रिन किए, वही खाद हुआ। वही खाद बनता है। केचुआ मतलब गोबर को खाया और लेट्रिन किया, बिल्कुल वही खाद हुआ। एकदम देहाती भाषा में और ये समझिए। प्रक्रिया कितना दिन में मतलब 3 बनता महीने है? लगता है इसको। 10 बाई 3 बाई 3, 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 3 फीट हाइट का एक मेड़ है, एक लादी है। ठीक है, एक लादी है। और इस तरह के 4 लादी एक साथ हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये 10 फीट लंबा है, 3 फीट चौड़ा है, 3 फीट हाइट का हाइट एक है लादी इसका, है। बिल्कुल। और इस तरह के एक 4 लादी का एक कम्बो है। इस तरह का 30 लादी का यहाँ कम्बो है, और 30 का उधर 60 लादी का हमारा ये कॉम्बो है, यूनिट है। ठीक है। और वहाँ से ये यहाँ आता है जी, और फिर यहाँ चालते हैं, ओके। यहीं बगल में स्टोर करते हैं। जी, और कोई लोग लेने आए तो यहीं देखिए वेट मशीन है, बिल्कुल। यहाँ पर 50 केजी का पैकिंग किया, ओके। और किसानों को बेच सेल दिया। कर दिया। 7 रुपये किलो हम यहीं से सेल कर देते तो मतलब गांव में भी इसका डिमांड है? डिमांड नहीं, प्रचुर डिमांड है। मतलब आप समझिए कि हमारे पास 500 पैकेट का एडवांस पेमेंट है। अच्छा जी, मतलब वर्मी इतना डिमांड कंपोस्ट है। का अकेला मैं प्रोड्यूसर हूँ इस इलाके में, 2-4 जिले में, जी, जहाँ पे एडवांस में पेमेंट रहता है। ओके, अक्टूबर में जो लोग लेंगे ना, जी। उसका एडवांस अभी है। क्या बात है। वो ड्यू टू क्वालिटी। जी, ऐसा नहीं है कि वर्मी कंपोस्ट में का डिमांड है। मेरे यहाँ जो वर्मी कंपोस्ट बन रहा है उसका इस लेवल उसका का डिमांड है, ओके, ठीक है। और इस तरह से तो मतलब किसान जो है अपना गोबर को वेस्टेज नहीं, किसान 1000-2000 आप रुपए टाली गाय बेचते को हैं। 20 लीटर दूध दुहिए जी। या 40 लीटर दूध दुहिए, गाय को दूध दूह के, और मतलब जो कॉमन मार्केट प्लेस जी। है, 2 तरह के सेल प्रोसेस है। एक है कि आपके गाय का दूध का फैट हो रहा है 2-0, जी, 2-5, जी। 2-6 जी, या 3-0, जी, SNF हो रहा है 7-0, जी। 7-5 या 8-0, जी। और उस दूध को भी आप बाजार में 50 रुपये लीटर, 60 रुपये लीटर बेच ले रहे हैं, जी। तो आपका सर्वाइवल अच्छा है, आपका प्रॉफिट अच्छा है। मान लीजिए कि आपका 3-0, 40 लीटर दूध हो रही है आपके गाय को, जी। और फैट हो रहा है 3-0, 3-5, फिर भी आप 60 रुपये लीटर बेच रहे हैं बोटलिंग करके। मतलब आपका मेहनत का फल है। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन आप जब ऐसा कर रहे हैं, मार्केट आपका खुद का जनरेट किया हुआ है, तभी आप वायबल हो सकेंगे। जी, लेकिन जो हम लोग रूरल में बसे हुए हैं, हमारे यहाँ से सबसे नज़दीक शहर बेगूसराय, बिल्कुल, और जिसकी दूरी 36 किलोमीटर है। आप अभी आए हैं, बिल्कुल, और मार्केट आप जाएंगे तो 40 किलोमीटर होगी। संभव नहीं है कि 40 किलोमीटर रोज सब किसान जाएं और दूध बेचें, और सब किसान अगर वहीं चल जाएं तो फिर क्या होगा, कौन लेगा दूध? बिल्कुल। तो जो दूध बेचने के जो जगह हैं, जो कोऑपरेटिव है, सुधा है, गंगा डेयरी है, ITC है, असम है, जो भी प्राइवेट या सरकारी या गैर सरकारी कंपनियां हैं, वो जो दूध का मानक तय की हैं, उस दरों पर दूध बेच के गाय पालन में सरवाइव नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आप प्री फार्मिंग प्रोसेसिंग करते हैं, कि चारा पे काम करते हैं, साइलेज बनाते हैं, अच्छी गुणवत्ता का चारा खिलाते हैं, आप भूसा का स्टोरेज समय से कर लेते हैं, भूसा उगा लेते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके बाद फिर आफ्टर फार्मिंग दूध को आप मार्केट में कैसे अच्छे दरों पर बेच पाएंगे, उसका दही घी पनीर बना पाएंगे, या अगर आप कोऑपरेटिव में बेच रहे हैं, आपकी मजबूरी है, तो दैट केस आप गोबर पर क्या काम कर सकते हैं। गैस, आप समझिए कि अगर मैं स्टाफ को गैस देता खरीद के, तो मिनिमम महीने का 1 सिलेंडर, जी, तो 12,000 का 12 सिलेंडर, साल में तो 12,000 रुपये तो हमारे बच रहे हैं साल के। इसमें तो कोई दोष नहीं है। और उससे जो वर्मी कंपोस्ट बनता है, उधर वो 2 यूनिट है, 3 यूनिट, उसका जो वर्मी कंपोस्ट है वो हम 25 रुपया किलो बेचते हैं।
इससे मांगा जाता है हाँ, वो 1 केजी के पैकेट में अमेजन वगैरह पे बेचने वाले जो हमारे थर्ड पार्टी है वो हमसे लेते हैं 25 रुपये किलो, वो बेचते हैं 125 रुपये किलो। क्या बात है। वो उनका अपना मार्केटिंग पॉलिसी है, तो हमको 25 रुपये किलो लेते हैं। क्या बात है। उनको सारा प्रोसेस है, हमारे साथ एग्रीमेंट है, हम महीने का उनको 20-25 पैकेट देते हैं, 20 पैकेट, और वो 25 रुपये किलो लेते हैं। क्या बात है। और एक पैकेट हमारे यहाँ से 50 किलो का ले जाते हैं, वहाँ रीपैकेजिंग करते हैं, मार्केटिंग ब्रांडिंग उनका काम है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप एड ऑन कर सकते हैं जी। तो आप अगर 20 गाय पाल रहे हैं तो मेरा पिछले 13-14 सालों का अनुभव है कि 7-8 लाख रुपया आप गोबर से निकाल सकते हैं साल का प्रॉफिट। 20 गायों से 20 गायों से 7 लाख रुपया, 6 लाख रुपया तो हर हाल में किसान भाई मतलब दूध बेच करके भी शायद उतना ना कमा पाए। शायद नहीं होगा, नेट प्रॉफिट तो नहीं होगा। ओके। टर्नओवर होना और नेट प्रॉफिट होना दोनों में अंतर है कि है। दूध को बेच लेना जी और उससे जो पैसा आया ओके। वो, और दूध को जो बेचा है आपने उसमें कितना आपने लागत लगाया है उसके काट के बचाना, ये दोनों में अंतर है। तो मैं जो कह रहा हूँ 6 लाख रुपया वो बचत होगी। क्या बात है। तो ये जो दूध आपका बाई प्रोडक्ट हो गया है, मेन जो इनकम हम कहीं ना कहीं सर देख रहे हैं कि कहीं बर्मिंग कंपोस्ट से हमारे लिए तो है बॉस, हमारे लिए तो है। बहुत। बाकी अलग अलग लोगों का अलग अलग पैटर्न है। मैंने शुरू से ही आपको कहा है कि पशुपालन जो कर रहे हैं उसमें आपका ध्येय क्या है। क्या आप आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, क्या आप सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, क्या आप अपना दूध खाने के लिए कर रहे हैं, क्या आप कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए कर रहे हैं, क्या आप ब्रीडिंग फार्म के लिए कर रहे हैं, क्या आपका धार्मिक अस्तित्व है। एक ऐसी भी अवधारणा होती है कि 1-2 गाय पालेंगे, थोड़ा सा गोबर के लिए भी कहाँ जाएंगे, गौ सेवा होगी, पूजा होगा, शुद्ध दूध खाएंगे। तो मोटिव क्या है ये समझना पड़ेगा। तो मेरा मोटिव, मैं डे 1 से मेरा मोटिव रहा है कि हम ऐसी एक सेंटर डेवलप करें जिससे हमारा सर्वाइवल तो हो ही, बाकी आपको हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के कहीं से ये नहीं लगेगा कि ये काम नहीं किया जा सकता। ये शेड देखिए, इतना शानदार लो टेम्परेचर का शेड है, ये कोई आदमी बना सकता है। बिल्कुल। इसका खंबा मजबूत है पिलर का, वो उधर से लादी है, गाय खाती है, फिर इधर आती है, फिर इधर जाती है। तो इस तरह के जो शेड हैं इसको कोई बना सकता है जी। अब हम यहाँ पे इतना बड़ा शेड बनाए तो मेरे से संभव नहीं है बनाना, और फिर अगला तो बिल्कुल नहीं बनाएगा। ओके। लोग ये नहीं बना पा रहे हैं। लोगों के जो माइंड सेट हैं कि पशुपालन वो करता है ज़्यादातर लोग। अब तो आफ्टर कोरोना अच्छे डेयरी फार्मर्स आए हैं इस सेक्टर में, लेकिन फिर भी अभी भी स्ट्रगलिंग इंडस्ट्री है ये जी। गाय पालन बड़ा काम है, बिहार 8वें स्थान पे है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन वायबिलिटी के ख्याल से आप किसी भी सामान्य किसान से मिलिए तो कहेगा कि ये अच्छा नहीं है, घाटे का सौदा है, ये है वो है। तो उस परिस्थिति में बीचों बीच अच्छा कैसे हो, कम लागत में अच्छी पशुपालन हो, प्रॉफिटेबल हो, उससे हमारा जीविका भी चले और लोग भी उसको देख के कुछ सीखें, इसी सब ध्येय के साथ कुछ कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सर डेयरी फार्मर को बहुत बड़ा मतलब टेंशन होता है, शिकायत भी होता है कि डेयरी जो शेड आप बताए कि काफ़ी कम कॉस्ट में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अच्छा शेड बनाया हुआ है, शेड को लेकर के भी काफ़ी उनका मतलब व्यथी होता है कि कैसे बनाए। कुछ इसके बारे में भी बताइए सर कि सस्ता शेड कैसे बना सकते हैं, अच्छा शेड कैसे बना सकते हैं। सर हमारे पास पैकेज है जी, और वो बिना पैसे का पैकेज है। शर्त एक है कि आप आइडिया लेने तभी आइए जब आपको उसकी ज़रूरत हो। ऐसा ना हो कि फेक आइडिया लेने आइए, क्योंकि हम लोगों का अपना भी काम रहता है। तो आप आइए, आपके पास पैसा कितना है, क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए विदाउट एनी कॉस्ट आपको हम उसके पैकेज देंगे कि अगर आप 10 लाख के साथ गाय पालना चाहते हैं, 20 लाख के साथ गाय पालना चाहते हैं, 2 लाख के पास साथ गाय पालना चाहते हैं, तो उस स्थिति में क्या शेड बनेगी, उसका लागत शेड पे क्या होगा, पानी पे क्या होगा, चारा पे क्या होगा, दाना, सबका एक एक्सेल प्लान बना हुआ रेडी है। वो पिछले 13 सालों के अनुभव का प्लान है जी। ऐसा नहीं है कि वो कोई मनग्रंथ या किताबी ज्ञान है और कोई साइंटिस्ट का दिया हुआ है। बी प्रैक्टिकल कि यहाँ पे हमने जो जिया है, किया है, उसका एक प्लान है। और चूँकि मैं पूरे बिहार में सभी जितने भी हमारे बड़े डेयरी फार्मर हैं और सब लोगों से प्यार स्नेह मिलता रहता है, सबके साथ जुड़े हुए हैं, तो उन सभी लोगों का भी जो अनुभव है, तकनीक है, ज्ञान है, सबको मिला के एक कम्बो पैक है कि आप 2 लाख ही लगाना चाहते हैं, 5 लाख ही लगाना चाहते हैं तो उसमें कैसा होगा, और आप 50 लाख लगाना चाहते हैं तो दैट केस
कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप। सभी किसानों के लिए कहीं ना कहीं वो पैकेज आप तैयार करके रखे हुए बिल्कुल हैं बिल्कुल कि बिल्कुल किसान उससे आपसे सलाह ले सकते हैं, वो देख सकते हैं बिल्कुल। और अपने मुताबिक तो बनवा सकते हाँ हैं। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है सर। ये जो फार्म हम देख रहे हैं 20 गायों का फार्म आपने बनवाया शुरू में, ठीक है, और कहीं ना कहीं कुछ बछिया मिलाकर कभी 20 से ज़्यादा ही गाय इसमें रहती है। तो सर इसके बारे में भी बताइए कि ये क्या लंबाई चौड़ाई में है, कितना जगह हमें बनाए हुए हैं फार्म सर? ये एक्चुअली मतलब आप जो देख रहे हैं ये वहाँ से लेके यहाँ तक 60 फीट की दूरी जी। है ऐसे। ठीक है। 60 फीट की दूरी ये है और 25 फीट की दूरी ये है। चौड़ाई अगर बात चौड़ाई 25 फीट, 10 फीट इधर है, 10 फीट उधर है ओके। और 5 फीट के बीच में लादी है। नाद की एरिया है। और हर 2 लादी के बाद इधर से उधर जाने का रास्ता है। रास्ता है। रास्ता है। और इसको आपने कब बनाया था सर लगभग? और ये 2013 के जून में सॉरी मतलब आप 2013 के जुलाई में यहाँ पहली बार गाय आ गई। ओके। और आप इसका फर्श देखिए कितना यूनिक है जी। कि आज भी एक ईंट में आपको झोलझाल नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और इतनी सफाई है और एक ईंट इधर से उधर नहीं हुई है, जबकि इस पर कंक्रीट की कोई ढलाई नहीं है। ये यूनिक तरीके का है, मशीन वाली ईंट है ये। ओके। और इस पे इतना मेंटेनेंस कॉस्ट कम आया था तब, मतलब पहले तो लागत कम आया जी। क्योंकि जब आप कंक्रीट से ढलाई करेंगे उसमें भी ईंट नीचे बिछाना जी। पड़ेगा। तो इसमें नदी का बालू डाल के उस पर पूरा सा ट्रैक्टर चला के पूरा ये 2500 फीट में घूमते रहा ट्रैक्टर, और जब बैठ गई तो अच्छे तरीके से ये ईंट बिछाई गई। और तब से लेके आज तक एक जगह ईंट धसा नहीं और न कभी निकालना, रिप्लेसमेंट नहीं करना। मतलब वही ईंट कहीं ना कहीं लगभग आज 12-13 साल हो गए। हाँ बिल्कुल, 13 साल से ज्यादा, अब तो 26 चल रहा है, तो 14वां साल है। 14वां साल चल रहा है और तब से ये फार्म कहीं ना कहीं ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है। और उस समय से हाइट ये सर कितना आप रखे हुए हैं? यही हाइट है, मोटा मोटी इस साइड से 10 फीट और मिडिल का 13 फीट। 13 फीट है। ठीक है। और 20 गायों के लिए पर्याप्त जगह है? पर्याप्त जगह, ज्यादा जगह है। अब तो मॉडर्न फार्मिंग में इतनी जगह की जरूरत है नहीं। बिल्कुल। इतने में लोग 40-50 गाय रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और इसको बनवाने में अगर बात कीजिए अभी के हिसाब से या उस समय के हिसाब से कितना खर्चा आपको आया था? अब उस समय का तो अलग हिसाब किताब था। अभी भी ये शेड 3 से 4 लाख रुपए में बन जाए। 4 लाख आराम से बन जाएगा। 4 लाख में बन इसमें किसी भी अब इसको बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें और बहुत सारी चीजें एबेडमेंट होगी। लादी उस तरह का बनेगा जो वो ओपन शेड में हमारा बना हुआ है। जी। लादी उस तरह का बनेगा। शेड का भी थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर और चेंज होगा। ओके। लागत और कम हो जाएगी। जी। चीजें और अच्छी हो जाएंगी। ठीक है। ये तो मैं तब बनाया जब मुझे कोई बताने वाला था ही नहीं। जी। मेरी जो अपनी समझ थी, जो ट्रेडिशनल मेथड था, उससे अपना जैसे समझ आया बनाया। जी ठीक है। तो अभी बात कीजिए कि सर आपके पास 20 गाय नहीं है, कुछ बछिया है, बड़ी जो गाय है अभी कम है। कितने गाय हैं आप? 12-13 बड़ी गाय हैं। और कितना अभी मिल्क अभी अपने पास आ रहा है? 120-25 प्रतिदिन दूध। ठीक है। और ये सब जो है सुधा में ही आप सुधा में जाता है। सुधा में जाता है। तो सुधा में बेच रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके पास हम जो सर गाय देख रहे हैं मतलब ज्यादातर क्रॉस ब्रीड में, जो देसी क्रॉस, साहिवाल क्रॉस। बिल्कुल। तो बिहार में बहुत अभी ट्रेंडिंग में, चाहे हर जगह पूरे इंडिया में ट्रेंडिंग में है कि ब्रीड पे काम कीजिए, एचएफ पे काम कीजिए। अगर अच्छा दूध आपको लेना है तो आपका मन नहीं बना सर उसमें क्या करना? नहीं, पहली बात तो ये समझिए कि हम भी ब्रीड पे काम कर रहे हैं। आप एचएफ पे काम कर रहे हैं, हम क्रॉस पे काम कर रहे हैं। तो ये भी तो ब्रीड पे काम करना हुआ। पहली बात, आप एचएफ पे काम कर रहे हैं, कोई जर्सी पे काम कर रहा है, कोई देसी पे काम कर रहा है। हमारे पास देखिए, मैंने देसी पे काम किया और 4 जनरेशन है हमारे पास। बछौर आप अगर दिखा सकते हैं तो ये दिखाइए। ये बछौर की शुद्ध बछिया है ये। ओके। और अभी ये 6 महीने की कंसीव है। ओके। और वो सेकेंड लैक्टेशन में कंसीव है। ओके। अभी 3 महीने की जी। सेकेंड लैक्टेशन में है। और ये देखिए 11 ब्यांत की गाय है। उस सामने जो सर उजली वाली देख रहे हैं गाय, ये 11 ब्यांत की गाय है। और अध्यात्म के तरीकों में आप समझेंगे जी। अगर मतलब आप स्पिरिचुअल वे में डेयरी फार्मिंग की बात करेंगे तो इस गाय का अपना एक आध्यात्मिक महत्व है। इसके घी को लोग खोजते हुए आते हैं कि भाई साहब अगर मिल जाएगा तो 1 लीटर घी का 3000 देंगे, 4000 देंगे, मुंह मांगी कीमत तो मिलेगी। इसकी एक अलग गुणवत्ता अलग एक गुणवत्ता है, एक अपना एक धार्मिक महत्व है। जी। तो इस पे तो काम कर रहे हैं ना। आप खोज के बताइए हमको कि कहीं पे ऐसा काम हो रहा हो नहीं मिलेगा जहाँ पे लोग इतनी मशक्कत से इस पे काम कर रहे हैं। एक ये गाय देखिए, आपको दिखाते हैं हम। ये 13 ब्यांत की गाय है। मैं 2 ब्यांत की खरीद के लाया था। ओके। और 11 ब्यांत मेरे यहाँ बच्चा दी है। और मेरे डेयरी फार्म की पहली गाय ये है।
ये पहली गाय है पहली गाय है जो अब तक आप रखे हुए हैं? अब तक रखे हूं। आप समझिए कि 2013 के जुलाई में ये सेकेंड लैक्टेशन में मेरे पास आई थी जी। और आज भी ये गाय मेरे दरवाजे पे है और आज का इसका मिल्किंग है 22 लीटर। आज भी ये 22 लीटर आज कर रही भी है? 22 लीटर दूध कर रही है। आप इसका अडर देखिए जी। कि मतलब 13 ब्याहत की गाय का अडर देखिए आप, बिल्कुल उसका मतलब क्या साइज है और छिमी का साइज देखिए। बिल्कुल। ये भी गाय देखिए, जी। इसको भी मोटा मोटी 23-24 लीटर दूध होता है। एचएफ गाय है, अच्छी गाय जी। है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका फैट परसेंटेज है औसतन 4.8 4.7 औसतन, ये 5.260 तक जाती है और इसका 4.0 मैक्सिमम फैट परसेंटेज, ओके। मैक्सिमम। तो जिसका दूध तो ज्यादा हम होगा, ये कहीं ना एनालिसिस कहीं फैट करें, कम नहीं नहीं होगा। ये जरूरी नहीं है, ब्रीड पे भी है। अब एचएफ में भी आप अगर आपकी मान लीजिए कोई गाय है एचएफ और वो गाय आपकी दूध दे रही है 12 लीटर ही, तो जरूरी नहीं है कि उसका 12 लीटर दूध है तो उसका फैट हो जाएगा 6.0। ओके। ये बिल्कुल नहीं है, ये कहीं ना कहीं ब्रीड वाइज जाता है? ब्रीड बाय जाता है। दूध तो आप ले रहे हैं तो फिर उस ब्रीड में उसका क्या कैपेसिटी है, उस गाय की क्या कैपेसिटी है, किस बुल का वो बच्चा है, इस पे डिपेंड करता है। ओके। ये भ्रांति मन से निकाला जाए कि एचएफ होगी तो ज्यादा दूध होगा, ऐसा नहीं है। एचएफ में भी जो अच्छी ब्रीड के अच्छे बुल के बच्चे होंगे उसको दूध अच्छा होगा। अच्छा जी। और लेकिन जर्सी होगी, क्रॉस होगा तो उसके फैट 90% चांसेस हैं कि अच्छे ही होंगे। उसमें आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि उसको दूध ज्यादा से ज्यादा हो। ओके। तो उसको अगर 20, 22, 25 के आसपास जर्सी और जर्सी क्रॉस में दूध हो रही है, ये देखिए आप, ये गाय है, इसमें परसेंटेज ऑफ एचएफ ज्यादा है। थोड़ी सी गाय बीच में बीमार हो गई थी, अभी तो बिस्की हुई है। इस गाय को हमने लगभग 26 लीटर 27 लीटर दूध निकाला जी। तो इसका फैट वही औसतन 4.2 4.3 4.2 के आसपास रहा, ओके। क्योंकि इसमें जर्सी का परसेंटेज कम है। जी। ये रंग है लेकिन इसमें जर्सी नहीं है, एचएफ के परसेंटेज ज्यादा हैं। ये गाय देखिए, ये दोनों एचएफ हैं जी। दोनों एचएफ हैं, लेकिन इसको दूध ज्यादा है, दिखने में वो ज्यादा एचएफ लगती है, बिल्कुल। लेकिन दूध इसको 25 लीटर के आसपास है, वो 20 से 22 लीटर में। अच्छा जी। कलर कॉम्बिनेशन उसका एचएफ वाला ज्यादा है? एचएफ वाला ज्यादा है। जी। तो ये सब चीजें अब हाँ, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि मेरे से आप वो मांगेंगे कि ये डाटा इसका कौन बच्चा उसका कौन बच्चा, मैं इसको मेंटेन नहीं किया, इसकी कमी हमारी समझ लीजिए या जो भी, मैंने इस काम को उसके जहन में नहीं लिया, चूंकि मेरे काम करने के तरीके अलग हैं और मैं अलग मिशन पे काम कर रहा हूं कि लोग जुड़े। पहले तो पशुपालन में लोग आए, मैं बड़ा खुश होता हूं कि कोई अच्छी फार्म खुलती है, वहाँ पे अच्छे काम होते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आज भी किसानों से कि भाइयों, आप जो कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ना करें कि हम YouTube पे आए, बिल्कुल। हम इसलिए भी करें कि हम भी सरवाइव हों और हमसे इंस्पायर्ड हो के जो करे वो भी सरवाइव हो। मुझे याद है सर कि मैं जब गाय पाला और 2-3 साल बाद मैं पैकअप करने की स्थिति में था कि अब इसको बेचेंगे, एक दिन डे 1 बंद करेंगे, कुछ दूसरा काम करेंगे, नौकरी फिर से करेंगे, और एकदम फुल प्रूफ प्लान था। गांव के ग्राहक आ रहे थे, बात चल रही थी, पट नहीं रहा था। चूंकि आप लैक्टेशन की गाय है, नई नई काभिंग हुई है, तो उस तरह में खरीदते हैं, लेकिन जब आप बेच रहे हैं तो मिक्स है, कोई ज़्यादा दूध दे रही है, कोई कम, कोई बिस्की, कोई ब्याई, तो उस पीरियड में बात नहीं बन रही थी। लेकिन जब उसके अगले दिन ही पूर्णिया से 2-3 लोग आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि भाई साहब, हम आपके बारे में सरकार के वेबसाइट से पढ़ के आए हैं, हमको बड़ा अच्छा लगा, मैं आपका डेयरी फार्म देखने आया। तो मैं कहा कि ठीक है, आप देखिए, सुनिए, समझिए। लेकिन मैं फिर उस रात पूरी रात सो नहीं पाया। मैं सोचा कि बताइए, अब अररिया से लोग हमको देखने के लिए आ रहे हैं और वो बंदा जब वापस अररिया जाएगा तो गाली देते जाएगा और पूरे जन्म गाली देगा और कभी जीवन में वो गाय नहीं पालेगा। वो कहेगा जो सरकार का रोल मॉडल फार्मर है, जो वेबसाइट पे है, जो यूट्यूब पे है, जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है, अगर वही भाग जा रहा है तो हमारा क्या हश्र होगा, और गाय पालने से भागेगा, कमर्शियल फार्मिंग करेगा नहीं। इस तब और आज के दिन कभी मैंने ये मुड़ के देखा नहीं कि गाय पालने, और आ जाता है, जीव को उपार्जन के लिए अच्छी खासी राशि आ जाती है। ठीक है। आपके जैसा कोई 20 गाय पालन करता हो
और आप जैसा जो मॉडल अपनाता है 20 गाय आप पालेंगे तो आपको मेरा ऐसा मानना है कि कमोबेश उतार चढ़ाव को देखते हुए 8 लाख तक रुपया आप नेट प्रॉफिट कर सकते हैं। हैं। नए किसान जो डेयरी फार्म में आना चाहते हैं उनके लिए शॉर्ट में क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? शॉर्ट में क्या सुझाव देना चाहेंगे, हमारा एक ही सुझाव समझिए, संदेश समझिए कि आप जब किसी भी काम को करते हैं, डेयरी फार्मिंग में कोई भी लाइव स्टॉक का कोई भी काम करते हैं, तो पुराना एक कहावत है, नित्ता खेती दुनू टाइम गाय, जे ने देखे वो कर जाए। मतलब कहने का अर्थ यह है कि नित्ता खेती यानी अगर कृषि करते हैं तो आप एक बार खेतों पर जरूर जाइए, और अगर आप पशुपालन करते हैं तो आप 2 टाइम जरूर देखिए। यानी कि आप अगर इतना कर सकते हैं कि लेबर ही करे, लेकिन आप उसकी मॉनिटरिंग खुद से कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसमें आपकी इच्छा शक्ति हो, तभी आप पशुपालन करिए। आपको अटैच होना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे कि पैसे के बल पे कर दिया, इसको लेबर कर देगा, तो कभी नहीं होगा। ये मेरा अपना मानना भी है और ये सुझाव भी है। और अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे, जो किसान भाई कर भी रहे हैं, तो वो समझेंगे। और आप भी पूरी दुनिया घूमते हैं तो आप समझिएगा कि जिन लोगों का पशुओं से लगाव नहीं है, उसको उसके गाय का नाम नहीं पता है, उसके गाय को वो हाथ नहीं फेर सकता, गोबर नहीं उठा सकता, दूध नहीं निकाल सकता, तो वैसे लोग अगर गाय पालेंगे तो उसके सर्वाइवल के परसेंटेज नगण्य होंगे। और ये आपको पता करना पड़ेगा कि कहीं दूसरे सोर्स के पैसे से तो नहीं वो सरवाइव कर रहा है। तो आपका अटैचमेंट कितना ज्यादा है, उस पे ये चीजें सरवाइव करेगी, और तभी ये बिजनेस कहीं ना कहीं चलेगा। बिल्कुल। ठीक है।